चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपना क्या है, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के अंदर जो एग्जाम हुआ था कब, 21/1/2019 को, उसके अंदर स्टेज 2 मतलब स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 का जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जो शिफ्ट 1 में एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसा ही आपका सपोर्ट मिलता रहा तो पूरा क्वेश्चन जो सेट है, जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे रीजनिंग के हो, मैथ्स के हो, कोई भी है, सारा का सारा सेट एक बार में कंप्लीट। अभी तो सिर्फ फिजिक्स की बात हो रही है ना, आगे हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा डेट वाइज सारे क्वेश्चंस एक साथ एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल चलिए इसकी बात करते हैं, और आप लोग से सपोर्ट की पूरी उम्मीद है क्योंकि आपके लिए है। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, क्या रहा है, विद्युत धारा को डैश का प्रवाह माना जाता है। विद्युत धारा को धन आवेश का प्रवाह माना जाता है, एकदम याद रखिए। ठीक है, ऋण आवेश का प्रवाह नहीं होता है, धन आवेश का। ठीक है, एक्चुअली होता तो है नहीं धन आवेश प्रवाहित, फिर भी धन आवेश का प्रवाह क्या कहते हैं, माना जाता है। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला का सी। तो थोड़ा सा विद्युत धारा के बारे में तो अपनी ज्ञान को और बढ़ाते हैं। विद्युत धारा क्या होता है, धनात्मक आवेश का प्रवाह होता है। ये कहां से कहां चलता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। विद्युत धारा होती क्या है, आवेश बटे समय, याद रखना है। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, कूलम्ब, मतलब आवेश का कूलम्ब और समय का सेकंड, कूलम्ब पर सेकंड। धारा दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा हमारा दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या है, जिसका मान और दिशा हमेशा बदलती रहती है, आवर्ती रूप में बदलती रहती है। और दिष्ट धारा का मतलब, डीसी का मतलब क्या होता है, जिसका मान और दिशा नहीं बदलता है, ठीक, एकदम कांस्टेंट रहता है, उसको दिष्ट धारा कहते हैं। और यदि बात करें, धारा को मापा जाता है अमीटर से। ठीक है, हम लोग जो इंडिया के अंदर यूज करते हैं, कितना वोल्टेज, 220 230 तक, और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होती है उसकी, 50 हर्ट्ज। ये भी यदि आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन तो बहुत आसान सा पूछा था, लेकिन ये यदि याद रखते हैं तो करंट के बारे में, विद्युत धारा के बारे में एक बेसिक सा नॉलेज आपको हो जाएगा। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश के प्रवाह को क्या माना जाता है, विद्युत धारा माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। अब याद रखना आसान है, चलिए जैसा भी आपको, अपन तो फॉर्मूला याद रखते हैं क्योंकि फॉर्मूला याद रखने से न्यूमेरिकल भी बनेगा, मात्रक भी आप निकाल सकते हो। हम लोग फॉर्मूला में क्या जानते हैं, R इक्वल्स टू होता है रो L बाई A। प्रतिरोधकता ये हमारी होती है, ये होती है लंबाई, ये होती है क्षेत्रफल, और ये होता है प्रतिरोध। तो हमको इसका निकालना, तो क्या लिख सकते हैं, R इंटू A बाई L। R का क्या होता है, ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर। तो ये से ये कट गया, क्या बचा, ओम इंटू मीटर। तो ओम इंटू मीटर हमारा किसका मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का। ठीक है, इसका तो आप निकालना सीख लेते तो ज्यादा आसान है। तो ओम इंटू मीटर, ये हमारा इजी एकदम, फॉर्मूला याद रखिए, न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं अच्छे खासे। अब टेक्निकल स्टूडेंट है तो स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा सा क्वेश्चन तो पूछेगा ही। तो ये हमारा हो गया दूसरा का बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तीसरा, 1 किलोवाट आवर या 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा बराबर होती है कितने जूल की। सबसे पहले बात याद रखिएगा, किलोवाट आवर किस चीज का मात्रक है, ये भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी इससे पहले भी पूछा गया है। आप स्टेज 1 की बात करें वहां भी, तो इसको देख लेते हैं, याद करिए, 1 किलो वाट आवर, इसको लिख सकते हैं 1 किलो का मतलब कितना होता है, किधर गया किधर गया किधर गया? ये हमारा किलो, किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, और आवर, एक आवर में कितने घंटे, 3600, सॉरी एक आवर में कितने सेकंड, तो 3600 सेकंड होता है, पता ही है। अब इसको और लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सेकंड से सेकंड साफ, तो क्या बचेगा, 3 पावर यहाँ, इसको ऐसे, और इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, और यहाँ क्या बच गया, सिर्फ जूल। तो जूल किस चीज का मात्रक होता है, कार्य, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये याद रखना है। पूछा जाता है छोटा छोटा क्वेश्चन, स्टेज 1 में तो यही सब पूछा जाता है, ये तो स्टेज 2 का पूछ दिया। तो कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। और ये वाला तो पक्का याद रखिए, बार बार इसका यूज करते रहता है, चाहे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो या माइक्रोमीटर को मीटर में बदलना हो, तो ये मैक्सिमम लोग को याद ही होगा। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, बी।
चौथा कह रहा है यदि एक कार 3.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलना शुरू करती है, ठीक है, तो 20 सेकंड के बाद उस कार का वेग क्या होगा? मतलब चलना शुरू करती है, मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो जाएगा? 0, और त्वरण मतलब एक्सेलरेशन कितना देके रखा है? 3.2 मीटर, ठीक है। तो 20 सेकंड के बाद उस कार का वेग मतलब v बराबर क्या होगा जब t कितना बोल रहा है हमारा? 20 सेकंड। यही कह रहा है ना, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, v बराबर क्या होता है? u प्लस 80। हमको v चाहिए, u पता है 0 है, a पता है, और t कितना है? 20 है। ये कितना हो जाएगा? 32 इंटू 2 बराबर 64, और यूनिट हमारा क्या लेके चल रहे थे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट किस में आएगा? मीटर पर सेकंड। अच्छा पूछा भी है, मीटर पर सेकंड, तो 64 मीटर पर सेकंड हमारा फोर्थ का आंसर। एकदम इजी सा है, v बराबर u प्लस 80। ये वाला फॉर्मूला का जो लिस्ट है, इससे पहले भी जो स्टेज 1 था वहां पे भी ये यूज हुआ है, स्टेज 2 में भी इसको यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना याद कर लिया जाए, ठीक है। तो v बराबर u प्लस 80 को यूज किए और निकल गया, तो फोर्थ का आंसर ए। फिफ्थ, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ये वाला भी स्टेज 1 में यूज कर चुके हैं हम लोग, ये वाला फॉर्मूला C/5 इक्वल्स टू F-32/9 K-273/5। C क्या होता है? सेंटीग्रेड में टेम्परेचर, F फ़ारेनहाइट में, के केल्विन में। हमको किस में पूछ रहा है? फ़ारेनहाइट में देख के रखा है और सेंटीग्रेड में पूछ रहा है, तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का यही रिलेशन है हमारा, इसको रख लेते हैं। तो C/5 बराबर 32/9। इसको याद रखिए, स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों में पूछा जाता है, ये चेंज करने वाला। उनको फ़ारेनहाइट में देख के रखा है, तो C/5 बराबर क्या लिख सकते हैं? F की वैल्यू कितनी दी गई है? 77 माइनस 32/9, तो ये हमारा हो जाएगा C बराबर हो जाएगा, इसमें से जाता है तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4, यही होगा ना, ठीक है, बाई 9 इंटू 5। अब इसको कट्टम कुट्टी करेंगे तो फिफ्थ को पूरा काटते हैं, 9 × 5 = 45, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 कौन सा है भैया? ये वाला है 25। थोड़ा सा मतलब बार बार हम कह रहे हैं इस फॉर्मूले को याद रखें, चाहे स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 2 हो, दोनों में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और यदि आपको ये दिख रहा होगा तो ध्यान देंगे, इसके अंदर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? मतलब बर्फ कब बनती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब बर्फ जमना शुरू करती है। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करें तो 0 डिग्री पे होता है, फ़ारेनहाइट में बात करें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है, जबकि केल्विन में बात करें तो 273.15 केल्विन में ये हमारा क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है। वही यदि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड सबको पता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट किस में होता है? हमारा फ़ारेनहाइट डिग्री में, और जबकि केल्विन में 373.15 केल्विन पे हमारा बर्फ क्या बोलते हैं भैया, वेपर बनता है, वाष्प बनना शुरू करता है जल। तो ये याद रखते हैं, हो सकता है अभी तक तो फिलहाल क्वेश्चन नहीं दिखा है, आगे हो सकता है जिस समय क्वेश्चन को इकट्ठा किया जाएगा उस समय दिखे, तो याद रखना है। नहीं याद रख सकते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड वाला तो याद रहता ही है, 0 पे हमारा बर्फ बनता है और कितना पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर बनता है, वाष्प बनता है। तो उसको ये फॉर्मूला याद है तो फटाक से इसमें पुट करेंगे, जिसमें भी पूछा जाएगा उसमें कन्वर्ट करके बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है? 2 डाकिये C और D एक डाकघर से चलना शुरू करते हैं, और C और D एक डाकघर से चलना शुरू करते हैं, मतलब यहाँ पे C भी है और D भी है, ये डाकघर है छोटा सा, ओके। 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, क्या कह रहा है? C 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ लीजिए। C चल रहा है हमारा 2 किलोमीटर, चला दिए, ओके। और अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अपनी बाईं ओर दाईं ओर मुड़कर, तो दाईं इस साइड मुड़कर कितना चला? 5
किलोमीटर चलता है, ठीक है। इसी बीच डी पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। इसी बीच क्या होता है, डी हमारा पूरब की ओर मतलब इस तरफ 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, दाईं इसका क्या होगा, ऐसे चल रहा है तो इसका दायां और इस साइड होगा 6 किलोमीटर चलता है, ये चला 6 किलोमीटर। तो डी पहुंचा कहाँ, यहाँ, और सी कहाँ पहुंचा, यहाँ, ठीक है। सी की वर्तमान स्थिति के सापेक्ष डी का वर्तमान स्थिति क्या होगा। देखिए ये भी 5 किलोमीटर इधर है, ये भी इधर ही 5 किलोमीटर, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ है, ये इसका डायरेक्शन है इतना, तो ये हो गया 2 किलोमीटर और यहां से यहां तक हो गया 6 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया 8 किलोमीटर। किस तरफ, दक्षिण की तरफ। 8 किलोमीटर किधर, दक्षिण की तरफ। तो 8 किलोमीटर किस में है, 8 किलोमीटर है सी से दक्षिण में और सी के उत्तर में। सी के उत्तर में तो ऊपर की तरफ नहीं है, सी के दक्षिण में ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, छठा का ए। इजी था, ये सब तो आप लोग मैथ में ही बनाते ही रहते हैं। तो छठा का हो गया ए। सेवेंथ, उष्मा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस मीटर का उपयोग किया जाता है। तो उष्मा को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैलोरी मीटर का, ठीक है। ए मीटर से धारा मापते हैं, एनर्जी मीटर से विद्युत का भार मापते हैं, घर में जो लगा रहता है हमारा मीटर जिसको कहते हैं, ठीक है, उससे क्या मापते हैं, धारा विद्युत भार मापते हैं। वाट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, विद्युत शक्ति, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, सॉरी पावर का। तो वाट मीटर से हम लोग क्या मानते हैं, विद्युत शक्ति। तो उष्मा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कैलोरी मीटर का। तो इसलिए इस सब का नाम याद रखिए, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर, विद्युत भार को मापने के लिए एनर्जी मीटर जो घर में लगा रहता है, विद्युत शक्ति के लिए वाट मीटर और उष्मा मापने के लिए कैलोरी मीटर। और उष्मा का एक मात्रक भी होता है कैलोरी, ठीक है। एट, 80 ओम, 120 ओम और 240 ओम के 3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं, प्रतिरोध है तो समानांतर क्रम में जोड़ दिए, कितने को, 80 को, 120 को और 240 को, ठीक है, जोड़ा जाता है। प्रतिरोधक के इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। लो 12 वोल्ट के बैटरी के साथ हमने इसको जोड़ दिया, ठीक। बैटरी द्वारा इस संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। आसान है, पहले इसको सॉल्व कीजिए। समानांतर क्रम में है, समानांतर क्रम का कैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहां से हमको निकालना है RP, तो बराबर 1/80 प्लस 1/120 प्लस 1/240। कितना हो जाएगा, तो ये एलसीएम यदि इसका हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 80, 120 और 240 का 824 तो हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 3 + 2 + 1 बराबर हो जाएगा 6/240। तो इससे काटेंगे 40 मतलब 1/40, तो Rp की वैल्यू हो जाए 1/Rp की वैल्यू हो गई 1/40, इसलिए हम लिख सकते हैं Rp बराबर 40 ओम, ठीक है। ये हमारा निकल गया। इस तीनों बहादुर को एक यदि रेसिस्टेंस होता तो इतना हम रखते। अब हमको क्या निकालना, धारा निकालना, तो हम लोग जानते हैं V = I × R होता है। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। और V बराबर कितना दिया है, 12 वोल्ट, 12, और R बराबर कितना निकालें, 40। तो 4 से काटते हैं 10 बार, 3 बार, तो मतलब 3/10 बराबर 0.3 एम्पियर। तो 0.3 एम्पियर कौन सा है, ये वाला है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है समझना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक का जो बटन है उसको भी दबाना। तो आप ही के भरोसे है ना, अच्छा लगता है जब किसी वीडियो पे लाइक्स मिलते हैं, व्यू मिलते हैं, क्योंकि तभी तो मोटिवेशन मिलता है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.3 एम्पियर। 8 का आंसर डी।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 2 सेकंड तक त्वरित एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से 10 कितनी गुनी अधिक दूरी तय करेगी। दोनों ही मामले में कार विरामावस्था से समान त्वरण पर चलती है। ठीक है, मतलब ये है कि दोनों कंडीशन पे हमारा u क्या है, u1 भी 0 है और u2 भी क्या है हमारा 0। चलो कार का नाम रख देते हैं क्या चीज, एक कार है और दूसरा कार हमारा क्या है b है। ठीक है, 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से दुगुनी दूरी तक कह रहा है। 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से, मतलब मान लो 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड और t2 इक्वल्स टू t1 t2। ओके, कितनी दूरी अधिक तय करेगी, तो s1 इक्वल्स टू क्या होगा, s2 इक्वल्स टू s2 के बीच में संबंध बताना है। चलिए हटाइए इसको, और कुछ कह रहा है क्या अपने पास, 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से। चलिए तो हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है, दोनों कार का त्वरणशील मतलब एक्सेलरेशन दोनों का क्या देके रखा है, दोनों का a1 और a2 भी बराबर है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या जानते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at²। ठीक है, तो ये तो पता है। तो यहां से हम जानते हैं u हमारा कितना देके रखा है, दोनों केस के लिए 0 ही है, तो s बराबर लिख सकते हैं 0 इंटू टी प्लस हाफ at²। यहां से और लिखना चाहे तो s बराबर लिख सकते हैं हाफ at²। चूंकि दोनों केस में त्वरण जो है कांस्टेंट है, सेम है, तो यहां से ये भी लिख सकते हैं जो s होगा k कांस्टेंट इंटू t²। तो यहां से यदि हम लिखते हैं तो क्या कह रहा है, किसका 1 सेकंड तक त्वरणशील कार से कितनी गुना अधिक, मतलब s1, चलिए s1 बाई s2 लिख लेते हैं। s1 बाई s2 इक्वल्स टू लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, k t1 का स्क्वायर बाई k t2 का स्क्वायर। यहाँ से k से k साफ, s1 बाई s2 इज इक्वल्स टू, s1 किसके लिए था, 2 सेकंड वालों के लिए था। ठीक है, तो 2 सेकंड के लिए मतलब 2 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, ये हो गया s1 बाई s2 बराबर 4। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है, s1 2 सेकंड वाले से 1 सेकंड तक त्वरित कार, उस 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से, ठीक है, कितनी गुनी अधिक होगी। तो कह सकते हैं सिंपल सा, s1 किसके लिए था, 2 सेकंड वालों के लिए था, तो यहां से हम लिखते तो क्या लिखते हैं, s1 बराबर 4s2, मतलब 1 सेकंड वाले जो कार है उससे 4 गुना अधिक 2 सेकंड वाला जो कार होगा वो दूरी तय करेगा। तो कितने गुना, 4 गुना। मतलब थोड़ा सा इसको समझिएगा, सिंपल सा यदि कंपैरिजन का भी करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हट सकता है हटा दिए, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है t², इससे भी डायरेक्ट आप बना सकते हैं। भावनाएं दोनों की सेम ही है, उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले इसको यूज किए, फिर s1 बाई s2 निकाले, दोनों का देख लिए एक दूसरे के साथ कितना गुना ज्यादा है तो रख दिए, तो 4 गुना हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद मार्ग को क्या कहा जाता है, सतत एवं बंद मार्ग को कहा जाता है विद्युत परिपथ। ऐसा कुछ विद्युत परिपथ होता है, देख रहे हैं बंद है ये पूरा, ये भी हमारा क्या है, बंद है, तो इसको क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। 11 क्या कर रहा है, एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा, मतलब V हमको दे के रखा है 12 वोल्ट और R की वैल्यू दे के रखा है 5 ओम। ओके, तो I पूछा जा रहा है क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R। तो I बराबर क्या लिखा जा सकता है, V बाई R, और V बराबर कितना है 12 और R बराबर कितना है 5, तो ये हो गया एम्पियर। और इसको यदि सॉल्व करें तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2.4 एम्पियर। एकदम आसान सा है, मतलब ये जो V इक्वल्स टू I इंटू R है, ये भी हमारा
अब यदि देखोगे इससे पहले कोई भी वीडियो, हम मैक्सिमम वीडियो में आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आना ही है, V इक्वल्स टू आई आर, ओम का नियम। ठीक है, 11 का हो गया हमारा D। चलिए नेक्स्ट कह रहा है एक 10 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी हुई है। गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। मान लीजिए हम एक भवन है, ठीक है, और किसको अपना शीर्ष पर रख ले, चलो एक बॉल को अपने शीर्ष पर रख लेंगे, तो कह रहा है रखी हुई है, गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो बॉल जब यहां रहेगा तो क्या होगा, इस हाइट पर रहेगा, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, mgh का, यही ना होता है पोटेंशियल एनर्जी का। तो सिंपल सा हमको जो दिया है उसको लिख लेते हैं, m इक्वल्स टू 100 ग्राम, इसको लिखते यदि किलोग्राम में तो लिखते 0.1 किलोग्राम। नेक्स्ट हमारा हाइट देख के रखा है, कितना है 70 मीटर, ठीक है। गेंद की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, और जी की भी वैल्यू देख के रखा है हमारा क्या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, स्थिति ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, m कितना है 0.1, जी की वैल्यू कितनी है 10, और h की वैल्यू कितनी है 70। तो ये हो जाएगा सिंपल सा, ये 10 से साफ हो जाएगा तो कितना बचेगा 70 जूल, तो 70 जूल। 12 का आंसर भी इजी है। तो mgh याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखना है, मैक्सिमम टाइम रहता ही रहता है। तो 12 हो गया अपना, 13 का, चलिए 13 शुरू करते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वजनित त्वरण का 1/6 है, ठीक है, मतलब चंद्रमा पे कम है, तो लिख सकते हैं चांद पे जो हमारा जी की वैल्यू होगी, मून पे वो होगा जी की वैल्यू अर्थ के कितना 1/6। यहाँ से और लिखते तो लिख सकते हैं जी अर्थ पे जो होगा वो 6 मून के, ठीक है। तो पृथ्वी पर 12 न्यूटन का भार, मतलब वेट कहाँ पे, अर्थ पे कितना है 12 न्यूटन का है, तो वस्तु का भार चंद्रमा पे कितना होगा, चंद्रमा पे कितना होगा, वो तो जाके ही पता चलेगा। मून पे हमारा कितना होगा, यही पूछा जा रहा है। तो वेट इक्वल्स टू, या कह सकते हैं वेट मतलब m इंटू जी, क्या होता है, वेट इक्वल्स टू सिंपल सा m इंटू जी होता है। तो किसके लिए पूछा जा रहा है, चंद्रमा पे पूछ रहा है, तो वेट ऑफ ऑन मून बाई कहाँ पे, अर्थ पे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा m इंटू क्या चीज, g कहाँ पे, मून के ऊपर, और m इंटू जी कहाँ पे, अर्थ के ऊपर, m से m साफ, और g, अच्छा ये देख के रखा है, तो ये हो जाएगा gm बाई, और ge बराबर 6gm, 6gm, gm से gm साफ मतलब 1/6, तो वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू हो जाएगा वेट ऑन अर्थ बाई 6, और अर्थ पे कितना है वेट 12 न्यूटन का, बाई 6 मतलब कितना हो गया 2 न्यूटन का वेट कहाँ रहेगा, भार कितना होगा 2 न्यूटन का भार होगा कहाँ पे, चंद्रमा पे, मतलब बहुत हल्का हो जाएगा नहीं 12 किलो का। अच्छा, मतलब चंद्रमा पे जाइए, वहां से टमाटर खरीद के लाइए, 2 किलो ही वहां होगा, और यहाँ वो कितना केजी का हो जाएगा 12 केजी का हो जाएगा, बेच लीजिए, जाएगा कौन, जितना का टमाटर नहीं, कहाँ हो गया आंसर इसका 2 न्यूटन, 13 का ए। चलिए नेक्स्ट है हमारा 50.2 वाट मीटर केल्विन कि उष्मा चालिकता वाले स्टील की छड़ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि छड़ के दोनों सिरों के बीच इतना डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर रखा जाता है तो छड़ में होने वाली उष्मा प्रवाह की दर क्या होगी। उष्मा प्रवाह का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, dq बाई dt इज इक्वल्स टू ka dt बाई dx। अब देखते हैं क्या ये हमसे पूछा जा रहा है, उष्मा प्रवाह रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पूछा जा रहा है। क्या क्या देख के रखा है, के की वैल्यू देख के रखा है, वो कितना है 50.2, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल देख के रखा है कितना 0.02 मीटर स्क्वायर। लंबाई मतलब dx की वैल्यू देख के रखा है कितना 15
सेंटीमीटर मतलब 0.15 मीटर। और क्या क्या दोनों सिरों के बीच का तापांतर कतला मतलब डेल टी की वैल्यू कितनी है 300, तो मतलब डेल टी की वैल्यू हमारी 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे डेल टी की वैल्यू केल्विन में भी रखोगे तो भी वही आएगा, और डिग्री में भी रखेंगे तो चूंकि डेल टी डिफरेंस है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप डिग्री में रखो या केल्विन में रखो। अब फॉर्मूला में रख देते हैं डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू के की वैल्यू 50.2 इंटू एरिया 0.02 इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी है हमारा 300 और डी एक्स कितना है 0.15। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा सॉल्व करके, ये आ जाएगा हमारा 2008 जूल पर सेकेंड, और इसी को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड, और इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 2 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व जब आप कीजिएगा तो 2008 आता है, 2008 ही आता है ना, 2008 आता है, हो सकता है आपसे 2000 ही आए लेकिन मेरे से 2008 आया था। तो इसको लिखा जा सकता है 2 पॉइंट, या इसको और भी लिखते तो ऐसे लिखते 2.008 इंटू 10⁻³। अब इतना पॉइंट के बाद इतने दूर पे 8 है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, तो उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड, और 10⁻³ का मतलब होता है किलो, क्योंकि किलो में आंसर पूछा है तो लिख सकते 2 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। फिफ्टीन हमारा कह रहा है किसी आदर्श गैस के घनत्व को उसके डैश को आधा करके दुगुना किया जा सकता है। तो इसका याद रखिएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप, इसको क्या कर सकते हैं दुगुना करके हम क्या कर सकते हैं उसे घनत्व को, आदर्श गैस के घनत्व को उसके डैश को आधा करके मतलब उसके परम ताप को आधा करके घनत्व को दुगुना किया जा सकता है। तो 15 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। 16 का धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध डैश होता है, क्या होता है वैद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती। चलिए इसको भी याद, इससे पहले भी इस फॉर्मूले को याद देखें हम लोग प्रॉब्लम में। तो R इक्वल्स टू क्या होता है L/A। तो क्या रहा है कि प्रतिरोध मतलब R, ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोधकता के, R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के, और R जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्षेत्रफल के। तो पहला क्या रहा है इसकी वैद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती, भैया समानुपाती होता है, ये खत्म। दूसरा क्या रहा है इसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है भैया, सही बात है। इसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है तो बिल्कुल नहीं, ये समानुपाती है। तो यदि आपको पता है ये फॉर्मूला तो इजीली समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 का सी। नेक्स्ट 17, निम्नलिखित में उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा एक लिस्ट बना हुआ है, आप याद रख सकते हैं, इतना तो याद रखिए। तो सबसे ज्यादा उच्चतम होती है हमारे, देखोगे इसमें जितने भी हैं उसमें है हमारा जल का, बाकी जो है बर्फ हो एल्यूमिनियम हो चाहे केरोसिन हो, केरोसिन कहाँ है यहाँ पे है केरोसिन। ठीक है, इस सब में सबसे ज्यादा किसका है जल का या पानी का है, तो पानी का सबसे ज्यादा होता है। ये 4 अपने को दिया हुआ है और 2 कांच हो गया, चांदी हो गया, कार्बन हो गया। तो इसका याद रख सकते हैं, याद रखते हैं तो अच्छी बात है। कहीं पूछे ऐसे तो वैल्यू नहीं पूछेगा, कंपैरिजन ही पूछेगा कौन ज्यादा कौन कम। ठीक है, टेक्निकल लोग हैं ना हम पर लोग, तो टेक्निकल लोग से वैल्यू जल्दी नहीं पूछा जाता है, कंपैरिजन पूछा जाता है। तो 17 का हो जाएगा बी। 17 में थोड़ा सा और उसको बढ़ाते हैं कि एक ऊष्माधारिता और दूसरा हमारा विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है। थोड़ा सा परिभाषा ध्यान रखेंगे, किसी पदार्थ के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए
जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं, उष्माधारिता। कितना टेम्परेचर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। उसी तरीके से किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप, यूनिट अमाउंट के लिए इकाई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की जरूरत होती है वही हमारा क्या कहलाते हैं, विशिष्ट उष्माधारिता। थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो है ही पूरा। नेक्स्ट, वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन डैश का उत्पादन करती है। तो उच्चतर स्तर पर ओजोन जो होता है ऑक्सीजन पर परावैगनिक विकिरण का प्रभाव होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, O2 के जो हमारे अणु होते हैं विघटित होकर क्या बनाते हैं, O2 के O के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु, और वही वापस से क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपल से कह सकते हैं वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर मौजूद ओजोन जो होता है क्या है, ऑक्सीजन पर परावैगनी विकिरण के प्रभाव के कारण क्या बनाता है, ऑक्सीजन ओजोन बनाता है। ठीक है, तो 18 का हो जाएगा ए। 19 कह रहे अश्व शक्ति HP, हॉर्स पावर किसका यूनिट होता है, ये सिंपल सा वाट लिख रहा है। ठीक है, कितने वाट के बराबर होता है, तो ये हमारा यूनिट होता है किस चीज का, इंजन के कार्य करने का दर जो हमारा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, वाट किस चीज का, वर्क एनर्जी एंड पावर, पावर का यूनिट क्या होता है हमारा, वाट होता है, और वर्क एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है, याद रखेंगे। तो 1 हॉर्स पावर होता है 746, और ये जो हमारा होता है हॉर्स पावर किसी इंजन की क्षमता बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे आप लोग घर में आपका समरसेबल होगा या पंप होगा, ठीक है, तो उसका इंजन कितना शक्तिशाली है वो उसका हॉर्स पावर बताएगा। जितना ज्यादा हॉर्स पावर का इंजन होगा उतना ज्यादा वो पावरफुल होगा। तो याद रखेंगे 746। इससे पहले भी शायद शिफ्ट 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा था। तो 19 का हो गया सी। 20 कह रहा है एक 0.5 kg वजन के गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है। भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। जब इमारत पे यहां रखा गया है और भूमि ये हमारे पास है, तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इसके पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा वो किसके बराबर होगी, mgh। और जो ही ये यहाँ पहुंचने ही वाला है तो इस समय इसके पास स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, h की वैल्यू 0, मतलब स्थितिज ऊर्जा खत्म, बचेगा क्या यहाँ पे, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। और हम लोग जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा का ना ही नष्ट होता है ना ही बनता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होगी वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं सिंपल सा जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, mgh के। और m की वैल्यू कितनी दी गई, 0.5 किलोग्राम, और g की वैल्यू 10 लेके चल रहे हैं, 10 लेंगे, और कितना मीटर, 20 मीटर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा 5 × 20, 100 जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो 100 जूल। उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके समझिए। यदि आप इस सब टॉपिक को पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इजी है समझना, क्योंकि कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है फॉर्मूला को यूज करना। और आप लोग से मान के चलो 60% आपको न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल को थोड़ा सा सीरियस लीजिए। इसको रटा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक ही न्यूमेरिकल बार बार आपसे पूछने वाला नहीं है। ठीक है, यहां से सिर्फ कॉन्सेप्ट मिलेगा, इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। और आप लोग का ऐसा ही सपोर्ट मिलता रहेगा तो जो आप लोग का मॉडल पेपर आता है, जब प्रैक्टिस पेपर आता है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा आपका डिमांड, तो आपकी यदि कुछ स्पेशल डिमांड है तो कमेंट में लिख के बताइए, कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब आप किसी कार की गति को दुगुना करते हैं तो इसे रोकते समय यह 10 कितनी गुनी अधिक दूरी तय करेगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या दुगुना करते हैं तो रोकते समय, तो सिंपल सा यदि चलते हैं, दोनों केस में क्या है, रोकते समय मतलब रोकना है, तो स्वाभाविक सी बात है v की वैल्यू क्या होगी, 0, v1 भी 0, और दोनों कंडीशन के लिए v2 भी हमारा क्या होगा, 0। कार की गति को क्या की गई, दोगुनी। यदि u1 बराबर हमारा u है तो u2 बराबर क्या होगा, 2u। अच्छी बात है, ठीक है। तो इसे रोकते समय ठीक
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं हम लोग, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियली दोनों का एक्चुअली फाइनली वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी 0, दोनों को रोकना है तो ये हमारा 0 यू स्क्वायर प्लस 2as, चूंकि रोका जा रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस में होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, रोकने जब गति कम हो रही होती है तो एक्सेलरेशन जो होता है, त्वरण जो होता है, उल्टी दिशा में होता है। तो इसको हम लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, थोड़ा सा -2as, तो यहां से हम लिखते तो क्या लिखते, 2as इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, चूंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा इस केस में और 2 भी कांस्टेंट होगा, तो s जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यू स्क्वायर के। तो उसी तरीके से हम यदि हम पहला केस की बात करें s1 बाई s2, तो s1 के लिए क्या है यू स्क्वायर शुरुआत में क्या था u, तो u का स्क्वायर, और दूसरे वाले में u क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया, तो लिख सकते हैं इसको 2u का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा s1 बाई s2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको और कर लेते हैं, तो u स्क्वायर बाई 4u स्क्वायर, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, मतलब 1/4 हमारा बचा, ठीक है। तो s2 बराबर लिखा जा सकता है 4s1, मतलब यदि दुगुना कर दिया जाएगा गति को तो हमारा दूरी जो होगा, रुकने का दूरी कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा। मतलब पहले कंडीशन में यदि 1 मीटर पे जाके रुक रहा था, दूसरे में कितना पे रुकेगा, 4 मीटर पे जाके रुकेगा, तो क्या हो जाएगा 4 गुना, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा ए। इजी है, मतलब इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना और लगा डालना है, तो हमारा हो गया 21 का ए। नेक्स्ट बात करते हैं 22 की। जब आप एक इंच को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं तो यह कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। एसआई इकाई में हमारा जो सिस्टम होता है लंबाई के लिए होता है मीटर, ना कि सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर किस में होता है, हमारा सीजीएस पद्धति के अंदर होता है सेंटीमीटर, ठीक है। एसआई पद्धति या एमकेएस सिस्टम सेम होता है, और एफपीएस एक हमारा होता है ब्रिटिश सिस्टम जिसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड का, ठीक है। तो हमारा कह सकते हैं कितना, 1 इंच जो हमारा होता है, कहाँ गया, 12 इंच का 1 फुट होता है, और 1 मीटर इतने इंच के बराबर होता है। तो 1 इंच को यदि हम मीटर में बोलते तो इतने मीटर के बराबर, और सेंटीमीटर में कितने के बराबर, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। तो 2.54 सेंटीमीटर। तो पद्धति जो होती है हमारी उसको ध्यान में रखिएगा, जैसे एमकेएस सिस्टम क्या होता है, एफपीएस सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से होते हैं। एफपीएस के लिए फुट पाउंड सेकंड होता है, सीजीएस के लिए सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड होता है, एमकेएस में क्या होता है किलोग्राम मीटर और सेकेंड, और एसआई सिस्टम टोटल 7 होते हैं हमारे पास। तो ये याद रखेंगे, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा, तो याद रखते हैं तो और इसका आंसर बनाते हैं 2.54 सेंटीमीटर। 22 का हो जाएगा हमारा डी। 23 लंबाई L और त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, ठीक है। तो पहला केस में कह रहा है लंबाई L है, त्रिज्या R है, और इसका प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, रो L बाई ए। तो इसको लिख सकते हैं रो L बाई एरिया क्या होता है, बेलनाकार, जैसे ये बेलनाकार है तो इसका एरिया क्या होगा, पाई R स्क्वायर। तो पाई R दे के रखा है, पाई R स्क्वायर, ये हमारा R है। क्या रहा है दूसरा, उसी पदार्थ से बने 2 गुनी लंबाई और 2 गुनी त्रिज्या, मतलब 2L और 2R, ठीक है। त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा, तो कितना होगा, हम लोग इसका चलो इसको R रहने देते हैं, और ये हमारा R2 दूसरा वाला है इसलिए R2 रो L बाई ए। L कितना है 2L, और यहाँ पे एरिया के लिए पाई R स्क्वायर, मतलब पाई, और त्रिज्या कितनी है 2R का स्क्वायर। ये हो गया L बाई पाई R स्क्वायर, ऊपर वाले से 2 बाहर आया और नीचे वाले से 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब 1/2, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है R के बराबर। तो हमारा रेसिस्टेंस जो होगा, प्रतिरोध जो होगा, वो क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी पहले वाले के रिस्पेक्ट में। तो आधी मतलब R/2, तो R/2 ये वाला आंसर। इजी था, मतलब पहला केस दिया था उसके हिसाब से हमने लिख लिया, फिर दूसरे केस के अंदर फिर फॉर्मूला में जो रहता है उसके हिसाब से लिख लिया। ये फॉर्मूला याद होगा
इससे पहले हम लोग प्रतिरोधकता जब निकाले तो उसका मात्रक रेसिस्टिविटी, उस केस में भी हम इसको यूज किए। तो इंपॉर्टेंट, सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पिंड अपनी विरामावस्था मतलब रेस्ट के कंडीशन से, मतलब u इक्वल्स टू 0 से x बराबर कहाँ 0 से चलना शुरू करती है और x अक्ष के समदिश क्या करती है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ चलता है। नियत मतलब कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी यात्रा के दौरान x बराबर 13.5, यात्रा के दौरान कितना? x बराबर 13.5 मीटर और x बराबर कितना? 54 मीटर। बीच इसकी औसत वेग कितना होगा? इस दोनों का एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा 13.5 पे हमारे पास वेलोसिटी क्या है, तब तो उसका औसत निकालेंगे। तो अब कैसे निकलेगा? तो उसके लिए पहले हमको टाइम पता करना पड़ेगा। तो हम टाइम इससे निकाल सकते हैं। s बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, हमको u की पता है 0 है, तो s बराबर क्या लिख सकते हैं? सीधा सीधी 0, u मतलब 0, मतलब u इंटू टी को 0 प्लस 1/2। a की वैल्यू दे के रखा है कितना? 3 इंटू टी स्क्वायर, और s की वैल्यू कितनी दे के रखी गई है? 13.5। तो यहां से हम बात करें तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू लिखा जा सकता है कितना? 13.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से t की वैल्यू यदि हम निकालेंगे 13.5 इंटू 2 बाई 3, तो t की वैल्यू यदि हम इसको निकालते हैं तो t की वैल्यू आ जाती है 3। तो देखते हैं 5, 10 और ये होगा 26, 27 बाई 3, इसको काटेंगे 9, टी स्क्वायर बराबर 9, तो t बराबर कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड। ठीक है, तो इस पे हमारे पास इस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी? हम लोग जानते हैं v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है u प्लस at, और u की वैल्यू 0, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3, और t की वैल्यू कितनी है? 3। यहाँ पे हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड, मतलब v1। उसी तरह इसके लिए निकालते हैं, तो इसके लिए भी हम सेम कहानी, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो s बराबर क्या लिख सकते हैं? हाफ at स्क्वायर, चूंकि u 0 था तो इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो टी स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है 2s बाई ए, और 2 का 2, s कितना है हमारा? 54 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है? 3 है, a की वैल्यू 3 है। तो इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 18, 7, 21, 8, 24, 18। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 3 इंटू 2 बराबर 36, तो t बराबर 6 सेकेंड। वापस ये वाला फॉर्मूला लगाते जो पहले वाला लगाए थे, क्या था? v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर u प्लस ए टी, u 0 है और a की वैल्यू कितनी दी गई है? a की वैल्यू 3 मीटर और t हमारा आया 6, तो 3 इंटू 6 बराबर 18 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया v। औसत निकालना है भाई, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब v1 कितना निकाले हैं? 9 प्लस 18 बाई 2, 9 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 27 बाई 2, और 27 बाई 2 होता है कितना? 13.5 मीटर पर सेकेंड। तो 13.5 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला? किस टाइम में वहां पहुंचेगा, और उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। दोनों के से वेलोसिटी निकाले, दोनों का एवरेज निकाले। जितने लोग होते हैं उससे डिवाइड करना पड़ता है एवरेज निकालने के लिए। ये 3 वेलोसिटी होती तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3, चूंकि यहाँ पे 2 ही वेलोसिटी है तो v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है, तो कर दिए तो 13.5 आ गया। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्या रहा है? क्रमशः 20 ओम और 30 ओम के 2 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जोड़ देते हैं, एक हमारा 20 ओम, एक हमारा 30 ओम को समानांतर क्रम में जोड़ दिए। ये हमारा 20 हो गया, ये हमारा
30 का हो गया। ठीक है, तो जो आ जाता है इस संयोजन को 8 ओम के एक प्रतिरोध, संयोजन को 8 ओम के एक प्रतिरोध के साथ 12 वोल्ट के एक बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। चलिए इसको हम जोड़ देते हैं 12 वोल्ट के एक बैटरी के साथ। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ दिया श्रेणी क्रम में। तो 30 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी होगी? तो इस वाले के अंदर पूछ रहा है, जो 30 ओम का प्रतिरोध है इसके अंदर प्रवाहित धारा कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे तो पूरे सर्किट का हम एक बार बनाए तो ऐसा, ये दोनों कैसे समानांतर जुड़े हुए, समानांतर क्या होती है कहानी, 1/20 प्लस 1/30, तो ये हो गया 60 और ये हो गया 360 और ये हो गया 2, मतलब 5/60, तो 5 से काटेंगे तो 1, तो यहाँ से Rp इक्वल्स टू हो जाए कितना, 12 ओम। ठीक है, मतलब इस दोनों को हटा के एक बहादुर को रखते तो हमारा कितने का होता है, ये 12 ओम का, और दूसरा हमारा 8 ओम का ऑलरेडी है, और ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है, ऐसा। अब ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इस दोनों का इक्विवेलेंट यदि हम करते हैं तो सीरीज के लिए क्या होता है, R1 प्लस R2 पता ही है, तो 12 प्लस 8 20, तो ये सिंपल सा हो जाता 20। अब यहां से इसमें कितना करंट पास करेगा वो इजीली निकाला जा सकता है। तो करंट V इक्वल्स टू क्या जानते हैं, I इंटू आर, तो I बराबर हो जाएगा V बाई आर, और V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू कितनी दी गई है, 12, तो यहां से I बराबर हो जाएगा 12/20, तो इसको लिख सकते हैं 6/10 और 3/5, 3/5 चौक 4/12। ठीक है, करंट है तो एम्पियर, तो ये जो करंट है 3/5 एम्पियर वो यहां से जा रही है 3/5 और यहां से आ रही है, मतलब 8 ओम का सीधा सीधी यदि पूछा जाता कि कितना, क्या चीज, कितना करंट पास कर रहा है, तो सीधा सीधे हम लोग बोल देते 3/5 8 ओम वाले से। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है, इससे पहले भी एक क्या था, सेट था क्वेश्चन का, उसके अंदर आपको हम बताए थे जब समानांतर जुड़े होते हैं तो वहां पे करंट की वैल्यू चेंज होती है और विभवांतर जो होता है वो सेम रहता है। तो मतलब यहां से करंट इस साइड कुछ और जाएगा, इस साइड कुछ और जाएगा। अब इसको बनाने के लिए और भी तरीके हैं, इजी वाला तरीका देखते हैं जो आपको शायद समझ में आ जाए, यदि थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 12 वोल्ट का पोटेंशियल है वो किसके सम है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का पोटेंशियल V1 और इस तक का V2, और यहाँ से कह सकते हैं जो 12 वोल्ट है वो हमारे बराबर है V1 प्लस V2। ठीक है, तो यदि हम एक निकाल लेते हैं, V2 यदि निकाल लेते हैं तो V1 निकल जाएगा। ठीक है, तो V2 बराबर लिख सकते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर, और V2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं कितना करंट पास कर रहा है V2 वाले से, इस वाले से करंट पास कर रहा है 3/5 और इसका रेसिस्टेंस कितना है 8 ओम, ये कितना हो जाएगा V2 इक्वल्स टू हो जाएगा 24/5 वोल्ट। ठीक है, तो ये V2 हो गया हमारा कितना 24/5, तो V1 निकाला जा सकता है ना, V1 बराबर क्या होगा 12 माइनस V2, तो यहाँ से V1 बराबर लिखते तो क्या लिखते 12 माइनस V2 और 12 माइनस 24/5, तो 12×5 60 माइनस 24 डिवाइडेड बाई कितना 5, ये हो गया हमारा कितना 6 और ये हो गया 36/5, क्या चीज वोल्ट। ये 36/5 किसका वोल्ट है, ये 30 और 20 दोनों का सेम वोल्टेज होगा। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम रहेगा, और 8 वाले का कितना निकल रहे थे हम लोग 24/5। अब इसका हमको पोटेंशियल पता चल गया, हमको भी पता चल गया, भी पता चल गया कितना 36/5। आर हमको पता है इसका कितने के वाले के लिए पूछा जा रहा है 30 ओम वाले के लिए, आर हमारा कितना पता चल गया 30 ओम। तो हमसे क्या पूछ रहा था भैया, प्रवाहित धारा करंट पूछ रहा था। V इक्वल्स तुम लोग क्या जानते हैं I इंटू आर, तो I बराबर क्या हो जाएगा V बाई आर, और V की वैल्यू कितनी 36/5 और R की वैल्यू 30, तो ये यदि हम बोले 36/5 इंटू 30 इतना होगा, तो 6 और ये हो गया 6×5 30। ठीक है, तो 6/25, 6/25, अब 6/25 कितना होता है थोड़ा देखा जाए,
6/25 हमारा हो जाता है 0.24। तो इसका जब निकालेंगे तो ये हो जाता है 0.24, और चूंकि ये करंट है तो क्या होगा, एम्पियर। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया, तो उसके लिए ये सिर्फ समझ यदि आप जाते हैं, सबसे पहले क्या किए हैं, सबका इक्विवेलेंट निकाल के जो करंट की वैल्यू थी वो निकाल लिए आई, जो इस दोनों से होके पास के, मतलब टोटल इससे होके भी पास करे। यहाँ पे क्या होगा, जो ये आई जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे पैरेलल है तो ये बट जाएगा करंट I1 और I2 के अंदर, ठीक है। और I2 हमको निकालना था, जो हमने निकाला है, हमसे पूछा जा रहा था 30 ओम वाले का, तो सबसे पहले I की वैल्यू निकाले, कहाँ से, यहाँ निकालते निकालते कहाँ निकाले भैया, I की वैल्यू यहाँ निकाले हैं, ठीक है। तो 12/20 I निकल गया। अब उस I को लेके हम I और इसका पोटेंशियल निकालिए, मतलब ये हमारा V2 और ये वाला पहला वाला जो निकला था वो V1। तो V2 की वैल्यू निकाले, यहां से निकल गया 25/4। अब V2 पता हो गया तो V1 प्लस V2 किसके बराबर होगा, 12 के। तो 12 माइनस V2 बराबर V1, 12 माइनस V2 बराबर V1, वहां सॉल्व करके निकाले V1 का। अब V1 का चाहे 30 की बात करें चाहे 20 की बात करें, पोटेंशियल क्या होगा, विभवांतर दोनों के लिए सेम होगा। तो अब इसके लिए हम जानते हैं V = I × R हमारा फॉर्मूला होता है। तो I × R रेसिस्टेंस पता है, 30 वाले का निकालना है, और पोटेंशियल हम यहाँ निकाल चुके 36/5, सबको रख दिए, वैल्यू पुट कर दिए, 0.25 एम्पियर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, समझ में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 का C। चलिए अब 26 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, 100 ग्राम के एल्यूमिनियम के टुकड़े, विशिष्ट ऊष्मा किसकी है, इतना दी गई है, का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसे कितनी ऊष्मा दी जानी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं Q = क्या होता है, MS∆T। यहाँ पे M की वैल्यू दी गई है, कितना है, 100 ग्राम, मतलब 0.1 किलोग्राम। दूसरा S की वैल्यू हमको दी गई है, कितना है, 900 जूल, ठीक है। और ∆T की वैल्यू कितनी दी गई है, कितनी। तो फॉर्मूला में डाल देते हैं, Q = MS∆T। M की वैल्यू कितनी 0.1 इंटू S की वैल्यू कितनी है 900, और ∆T की वैल्यू कितनी है 10। तो ये 10 और ये तो 1 कर दिया, मतलब 900 जूल। तो 900 जूल। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, C। चलिए 27 की बात करते हैं। लगाए गए बल को संतुलित करने के लिए लगने वाले प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात को क्या कहा जाता है। मतलब जो भी भार उठाया जा रहा है, जिसके ऊपर हम काम करें उसका, और उसके लिए कितना मेहनत करने की जरूरत है। मान लो हमको 5 केजी उठाना है, तो उसके लिए हमको कितने की जरूरत है, 5 केजी से ही 5 केजी उठेगा, ऐसा है क्या। आप लोग टेक्निकल इंसान है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने से कितने को उठाते हो। अब ये कोई कह सकता है भैया मान लो 5 केजी को उठाना है तो 5 केजी का ही बटखारा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक प्रैक्टिकली आप लोग देखे होंगे, जो हैंडपंप गाड़ते हैं तो उसमें लोहे का जो पाइप होता है कितना भारी भारी होता है। तो इस साइड से ऐसे करके बना दिया जाता है, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, पाइप बंधा हुआ रहता है, ठीक है। बहुत सारे 10, 5, 15 जितने भी रहते हैं वो बंधे रहते हैं। इस साइड से 4-5 लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको खींचते हैं। मतलब 4-5 लोगों में दम है कि ये 10 पाइप को उठा ले, पॉसिबल है नहीं ना, पॉसिबल है। 10 पाइप कैसे 4-5 लोग उठा लेंगे, ठीक है। तो 10 पाइप से ज्यादा ही शायद रहता होगा। ओके, तो क्या करते हैं, यहाँ का लेंथ देखे होगे, ये छोटा रहता है, स्मॉल रहता है, और इस लेंथ को बढ़ा दिया जाता है, और यहाँ पे लोग मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यही है, उठाया गया भार कितना है, ये वाला, और प्रयास भार कितना है, ये वाला। तो यहाँ पे मान लो 500 केजी का हुआ, ठीक है, और यहाँ पे उठाने वाले कितने हैं, 500 केजी है। मान लो यहाँ पर 50 केजी वाले लोग हैं जो उठा रहे हैं इसको, तो 500 केजी को 50 केजी से उठाया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं उठेगा, तो डिपेंड करता है, टेक्निकल है, पढ़ चुके हैं आप लोग। तो इसको क्या बोला जाता है, यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसको बोलते हैं यांत्रिक लाभ। ये प्रैक्टिकली देख चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी, मतलब टेक्निकल डिग्री के अंदर हम लोग को वो सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो हम लोग प्रैक्टिकली भी देखते हैं, ठीक है। तो 27 का या क्या हो जाएगा, यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ऐसे ही सपोर्ट बना कर रखिए, क्योंकि आप सपोर्ट करते हैं
तो हमें मोटिवेशन आता है और हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। कि जैसे कुछ लोग का ये डिमांड था कि इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन रहे, तो आपको भी इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि इंग्लिश में ही चाहिए कि सिर्फ हिंदी ही सफिशियंट है। हमारी कोशिश रहेगी नेक्स्ट वीडियो से कि इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन लाया जाए, ओके, और मैथ्स रीजनिंग का भी लाया जाए। देखते हैं, आपके सपोर्ट पे सब कुछ डिपेंड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।